नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद अच्छे हैं और पिछले कुछ दिनों में जो तनाव बना हुआ था वो मार्केट में आज कम होता हुआ नजर आ सकता है। 61 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी। डाउ जोन्स 1% चढ़कर बंद हुआ है। नास्डैक भी ऊपर चला गया कुछ टेक्नोलॉजी शेयर्स के दम पे। और मुद्दा क्या है, जो पिछले कुछ दिनों में बात हो रही थी कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स नहीं घट सकते, अब वहां पर न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स ने बोल दिया कि उनको उम्मीद है कि दिसंबर में रेट कट हो जाएगा। ऊपर से ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर ये कुछ 28 पॉइंट का पीस प्लान लाद दिया है। उनको बोल रहे हैं कि किसी तरीके से पूरा करो, नहीं तो फिर अपने दम पे युद्ध लड़ो। तो एक वो हो सकता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में कुछ शांति समझौते के ऊपर कुछ खबर निकल के आए। और हम तो वैसे भी पिछले सत्र में इसलिए कुछ घबरा रहे थे कि कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुछ एस्केलेट ना हो जाए या फिर ये G20 समिट से कुछ ऐसी चीज ना निकल आए जिससे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भड़क जाए। वैसा तो कुछ होता हुआ दिखा नहीं। और इस हफ्ते हम प्रिपेयर कर रहे हैं नवंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी के लिए, Q2 जीडीपी आंकड़ों के लिए इंडिया में और Q3 जीडीपी आंकड़ों के लिए अमेरिका में। मेरे साथ गौरव गोयल जी इस समय मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तक पे। रजत जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिनंदन। सर ढेरों खबरें आ गई बस 2 दिन की छुट्टी में, लेकिन मार्केट नहीं हिलने को तैयार हो रहा। और वैसे ना हम रिलेटिवली कम टूटे हैं पिछले कुछ दिनों में। यूएस मार्केट्स में हड़कंप मचा हुआ था, एशिया बाजार टूट रहे थे, लेकिन हमारे मार्केट्स फिर भी डटे रहे। तो क्या अब रिकॉर्ड हाई लग जाएगा? तो रजत, वेरी क्लियरली ये हम लोग इसलिए कम टूटे हैं क्योंकि हम कम बढ़े थे। और बाकी सब कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस और यूरोप और फॉर दैट मैटर इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या पैसिफिक में जितना एशियन कंट्रीज हैं, जापान वगैरह, ये सब बहुत अच्छी रैली हो चुकी है वहां पे। और हम लोग पिछले एक साल में हमने परफॉर्म ही नहीं किया था। तो नेचुरली एज वन ऑफ द कंट्रीज जिसका ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ रेट्स है, और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल्ड है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। आई थिंक आने वाला समय इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, लार्जली बिकॉज अगर यूएस मार्केट्स गिरते भी हैं जो ओवर वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें, अगर हम, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारा गिरने का जो प्रोपोर्शन होगा वो रिलेटिवली कम होना चाहिए। तो हम लोग अच्छा लग रहे हैं। यूएस ऑब्वियसली एक, मेरे को लगता है कि एक वैल्यूएशन एक्सट्रीम पर है, हाई लेवल्स ऑफ वैल्यूएशन है। तो करेक्शन होने के लिए वहां पे एक सिर्फ ट्रिगर चाहिए, और वही ट्रिगर हमें देखने को मिल रहा है। ये हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग ना हो ये ट्रिगर, हो सकता है कि अभी और बढ़ जाए, बीच बीच में स्पर्ट्स हैं, लेकिन हमें वहां पे आगे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावनाएं कम लगती और पिछले हफ्ते वाकई बहुत तगड़ा झटका लग गया था अमेरिकन मार्केट्स पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर्स पे। सब में रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे करके ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले शेयर्स और टेक्नोलॉजी में भी एप्पल, अल्फाबेट, amazon, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो तेज होते हैं। अल्फाबेट तो 3.25% ऊपर चला गया। सर अल्फाबेट में तो ये जो भी रिटायर हो रहे हैं वॉरेन बफे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना अल्फाबेट में। है। ओह वो तो तो इनका बर्कशायर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, विच वाज क्वाइट अ सरप्राइज, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा था कि वॉरेन बफे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड पे कुछ इन्वेस्टमेंट इमिडिएटली करेंगे, बट उन्होंने किया है। साथ में अगर आप देखो तो जो फ्रेंजी है अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका जो इंफ्रा क्रिएट करने के लिए जो स्पेंडिंग हो रही है, वो ही ड्राइव कर रही है यूएस मार्केट्स को, रजत। और यही वैल्यूएशन बबल सा क्रिएट कर रही है यूएस में आज की डेट में। यूएस मार्केट्स का प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज मोर देन 30, सो विच इज मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट टू सस्टेन है। हिस्ट्री हमें यही दिखाती है कि जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, देर इज अ करेक्शन दैट इज लाइकली टू कम। आई डोंट नो व्हेन दिस करेक्शन विल कम, बट इट कैन इवेंचुअली हैपन। और जहां तक वॉरेन बफेट का सवाल है, वी ऑल नो इज अ लेजेंडरी इन्वेस्टर। वो बहुत कैलकुलेटेड बेट्स लेते हैं। वो अच्छा, अच्छे समय के लिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं है कि वो आज डाला और कल निकाला। उन्होंने जरूर गूगल या अल्फाबेट में कहीं ना कहीं कुछ पोटेंशियल देखा होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ हमने भी अच्छी बातें सुनी है जेमिनाई का जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला है उसके बारे में। सो होपफुली उन्होंने कुछ सोच के ही करा होगा, एंड इट वुड बी गुड फॉर देयर स्टॉक।
जिस तरीके की नीतियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो उससे तो ये पता ही है कि कभी ना कभी तो बबल फटेगा ही, तो उसके लिए तो प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। अब हमको ऐसे ही कामकाज करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। ये भी बात तय है, महंगे होते जा रहे थे अमेरिकन मार्केट्स, ऊपर से रुपए झटका लग गया था पिछले हफ्ते। ये न्यूयॉर्क के फेड प्रेसिडेंट अचानक से बोल गए कि रेट कट होगा। ऐसा कैसे हो गया सर? अभी तो हमने पूरा, मतलब जब से ये महीना शुरू हुआ है नवंबर से, तब से बात हो रही थी रेट कट की, प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही, 30% प्रोबेबिलिटी आ गई, एकदम से प्रोबेबिलिटी ओवरशूट हो गई, रातों रात ही हो जाता है इनके यहाँ पे सब कुछ। अब बोल रहे हैं दिसंबर में एक चौथाई रेट कट होगा। सो रजत देखिए, जहां तक जोरान ममदानी का सवाल है, ही इज अ पॉलिटिशियन, ट्रम्प इज अ पॉलिटिशियन। और अभी दोनों मिले थे ट्रम्प के व्हाइट हाउस में, तो वहां पे जाके ऐसा दोस्ताना देखने को मिला जैसे पूछिए मत। और उससे पहले तक दोनों एक दूसरे को प्रैक्टिकली अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और अचानक ही ऐसा। पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस, दे वर शोइंग देयर ट्रू कलर्स। सामने सामने मीठे मीठा मीठा बन जाना, पीछे गालियां देना। सो दिस वाज क्वाइट एविडेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। अब ममदानी के लिए तो फेस सेविंग पता नहीं रहा है नहीं रहा है, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ कहा था ट्रम्प के अगेंस्ट, और सडनली उनकी टोन ही चेंज हो गई मेयर बनने के बाद। So I don't know. We'll have to eventually see how he works thereafter. One will get to know कि क्या क्या रहता है उनका। बड़ी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी थी उन्होंने, ट्रम्प के एजेंडा को तो बहुत बुरी तरह से धाराशायी किया था। आई रिमेम्बर वन ऑफ हिज स्टेटमेंट्स व्हेन ही सेड रेज द वॉल्यूम अप। बेसिकली वो यस। ट्रम्प के अगेंस्ट बोल रहे थे। तो बेसिकली विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस। जहां तक ट्रम्प की पॉलिसीज का सवाल है, देखिए ट्रम्प तो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं रजत। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। आप देखिए इतने समय से इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बात चल रही है, वो अभी तक इट हैज नॉट मटीरियलाइज। वी एक्सपेक्ट कि वो हो जाएगा जल्दी, लेकिन we'll have to wait and see what will happen. But Trump is whimsical, unpredictable. We don't know. आज भी इंडिया 50% टैरिफ दे रहा है, which is largest, perhaps the maximum जो कोई कंट्री दे रही है। और हमारे बगल के नेबर्स हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। दे पेइंग मच लेसर टैरिफ। पाकिस्तान इज पेइंग ओनली 19% टैरिफ। मतलब किस बेसिस पे उन्होंने टैरिफ्स इम्पोज करे हैं? अब तो इंडिया ने रशियन ऑयल भी बंद कर दिया है। सो बेसिकली आई डोंट नो व्हाट एजेंडा इज गोइंग ऑन, बट वील हैव टू सी क्या वो अभी भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर ट्रेड डील में। तो बट वी हैव सीन क्लियरली रजत, इट इज नॉट वर्किंग दैट वे। सो आगे चल के देखते हैं क्या क्या होगा, लेकिन आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडियाज प्रोस्पेक्ट्स पर्टिकुलरली। इंटरनेशनली मेरे को अगर लगता है वरीज कहीं से आएंगी, और एक अगर कोई क्राइसिस आने वाले समय में अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो, इट वुड बी एन इंटरनेशनल क्राइसिस, नॉट एन इंडियन क्राइसिस। क्राइसिस तो क्राइसिस ही होता है, उस पर एड्रेस कैसे लिख के दें, तो आ गया तो आ गया, उसके बाद निपटना पड़ेगा पूरे स्टॉक मार्केट को। इसमें तो कॉन्फिडेंस सुपर हाई है भाई साहब कि हमारी मार्केट तो ऐसे शक्तिशाली है। चलो ठीक है, बढ़िया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। और नवंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी भी है। ये रुपए को क्या हो गया, रिकॉर्ड निचले स्तर पे डॉलर के मुकाबले पिछले सत्र में तो 93 पैसे टूट गया था। अब तक के इतिहास का सबसे निचला लेवल लग गया। ये अचानक से आरबीआई इंटरवेन क्यों नहीं कर रही? सो रजत देखिए, तो अगर आप डॉलर इंडेक्स DXY को भी देखेंगे, इट इज क्रॉस्ड 100 वंस अगेन। सो इंटरनेशनली डॉलर डॉलर जो है स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द मेजर करेंसीज, एंड rupee has been a casualty. We all know that. I think one of the reason is that अभी भी जो वर्ल्ड व्यू अराउंड इंडिया एंड रुपीज वो यूएस सेंट्रिक है। तो उसमें हम लोगों को उतना वेटेज मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए। इवन एफआईज का कंटिन्यूसली विड्रॉइंग आपने देखा ही है। तो कहीं ना कहीं वो रुपये के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। हमारा ट्रेड जो बैलेंस है वो आपका इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स, तो उसमें आप देखें वो सफर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रुपये के ऊपर प्रेशर आ रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करें रजत, एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें, तो आई थिंक दिस विल चेंज मटीरियली। आप देखोगे रुपी शुड अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट लेसर। दो चीजें डिफरेंस है, या तो अप्रिशिएट करेगा या फिर इट विल डिप्रिशिएट मच लेसर। द रीजन इज क्योंकि आपको मालूम ही है कि रुपी थ्योरेटिकली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, रुपी शुड आइडियली डिप्रिशिएट बाय 4 to 5% एवरी ईयर। बट हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में रुपी का डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुआ है, एंड वी हैव नाउ फॉलन टू रिकॉर्ड लोज। बट मेरे को लगता है आने वाला समय शुड बी गुड।
once the trade deal हो जाता है, then you could see rupee strengthening once again. I am positive on rupee going forward, not जो कुछ हो चुका है rupee against dollar. I am positive, and I think things will change. RBI has not intervened, but क्योंकि डॉलर हर जगह ही appreciate हुआ है, most of the currencies. So if rupee has also fallen, there is no big surprise. लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अभी खबरें आई हैं आज, जिसमें सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आज दोपहर को जब बाजार बंद हो जाएगा तो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हो जाएगी, जिसमें कुछ शेयर्स शामिल हो रहे हैं, कुछ शेयर्स बाहर हो रहे हैं। तो सर, जो शामिल हो रहे हैं एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में, उसमें है फोर्टिस, पेटीएम, जीवीटीएनडी और सीमेंस एनर्जी। ये 4 शेयर्स हैं। सीमेंस एनर्जी पे आपकी, इनफैक्ट ये आज तो नतीजे भी आने वाले हैं। तो ये वैसे लग कैसे रहे हैं, फोर्टिस, पेटीएम, जीवीटीएनडी और सीमेंस एनर्जी? चारों अच्छी कंपनीज हैं रजत, अदर देन द फैक्ट दैट पेटीएम इज अ लिटिल टू वॉलेटाइल, वी ऑल नो दैट। पेटीएम का, इफ यू रिमेम्बर, आईपीओ जब आया था वो 2000 के आसपास पे आया था, एंड देन इट हैड फॉलन टू to 300-400 levels, and from now from those levels it has risen again to 1200 levels. But हम लोगों ने पिछले कुछ समय में consistently up performance देखी है, so we'll have to see how it shapes up further. Of course, IPO valuations were extremely expensive, and market में जब आते हैं तो naturally market ने उनको right valuations की तरफ लेके गए। बाकी तीनों कंपनीज दे आर वेरी गुड कंपनीज। फोर्टिस हॉस्पिटल, आपका जी वनोवा हो गया, या फिर आपका थर्ड कंपनी कौन सा बताया था आपने? पेटीएम, फोर्टिस, जीवीटीएनडी और सीमेंस एनर्जी। सो सीमेंस, अगेन आपने सीमेंस एनर्जी के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है, तो मैं सेक्टोरल एक आपको ये देना चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक एनर्जी सिचुएशन इन इंडिया एंड एनर्जी स्टॉक्स ओवरऑल इन इंडिया आर लुकिंग एक्सट्रीमली रोबस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हम लोग का एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स की एक मतलब अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है रजत, एंड दोज कंपनीज दैट आर डूइंग वेरी वेल शुड, जिनका रोबस्ट प्रोसेसेस हैं, जिनकी रोबस्ट मैनेजमेंट है, एंड सीमेंस एनर्जी डेफिनेटली फॉल्स इन दैट कैटेगरी। सीमेंस ने अभी थोड़ा सा डीमर्ज किया था, सो सीमेंस के 2 हो गए, उसमें से सीमेंस एनर्जी इज वन ऑफ दैट, एंड I think there is a lot of potential in Siemens Energy. Overall, energy sector हमें बहुत अच्छा लगता है, so remain positive in the sector. और जो बाहर निकल रहे हैं वो है कॉनकॉर और टाटा एलेक्सी। ये एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर निकल रहे हैं, कॉनकॉर और टाटा एलेक्सी। लेकिन एक और खबर है, उसमें सेंसेक्स में बदलाव हो रहा है, 22 दिसंबर से लागू हो जाएगा, और उसमें इंडिगो शामिल हो रहा है सेंसेक्स में। बाहर निकल रहा है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। मुद्दा ये है, इंडिगो तो बाद में पूछता हूँ, पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का क्या होगा? जेएलआर की गाइडेंस घटा रखी, स्टॉक नीचे धड़ाधड़ टूट रहा है। इनफैक्ट मुझसे ज्यादातर लोग पूछते टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ले ले क्या टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की जगह? थोड़ा डिविजन दिखता है दोनों में। So Rajat, Tata Motors has not performed well in last few years, and largely उसके पीछे one of the main reasons has been the overseas performance of JLR. तो जब JLR ने perform नहीं किया and it is not done well on Indian markets as well, तो naturally market में तो changes accordingly होंगे ही, and see जो इनका पैसेंजर व्हीकल है उसमें इंटरनेशनल पोर्शन हमेशा रहेगा, एंड कमर्शियल पोर्शन में देयर इज लिमिटेड ओवरसीज प्रेजेंस, इट इज मोर इंडियन, सो दैट इज व्हाई उसमें इंडियन एस्पेक्ट ही ज्यादा दिखाई देगा। सो दैट इज मेरे हिसाब से कमर्शियल माइट मेक मोर सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई डोंट वांट टू गिव स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, बट मैं जनरली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को between passenger and commercial, because of the international presence of JLR, I would and वहाँ पे बहुत सारा seasonal variations रहेंगे, तो मेरे को commercial portion ज्यादा पसंद आएगा। जहां तक आपका जो दूसरा स्टॉक है, आपने बताया था जो जा रहा है सेंसेक्स से बाहर, इज कॉनकॉर, एंड कॉनकॉर, if you see the performance of Concor also, it has been very mediocre, Rajat. अगर आप चार्ट लगा के भी देखेंगे तो इट हैज प्रैक्टिकली नॉट डन टू मच इन ये तो वो तो एमएससीआई वाली बात थी कॉनकॉर। यहाँ तो जो शामिल हो रहा है वो है इंडिगो। इंडिगो सेंसेक्स में शामिल हो रहा है। इंडिगो इज
So Indigo, if you look at the performance of Indigo, there are almost a 63% market share in Indian aviation sector, and on top of that, the industry is doing quite well, other than a couple of quarters. But otherwise, the industry is doing well. I think Indigo is the best aviation player in India. Plus, practically, उनकी monopoly हो जाती है. So we remain positive and constructive on Indigo. अब तो पिछले सत्र में फिर से सब कुछ ही टूट गया था, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली थी। मिड कैप्स की हालत तो ऐसी टाइट हो रखी है ना कि मिड कैप्स में पैसे बन नहीं रहे हैं लोगों के। हम मतलब बोल तो रहे हैं इंडेक्स रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, मिड कैप स्टॉक्स ऊपर से नीचे। अभी मतलब वहाँ एक शॉपिंग मॉल में मेरे को एक महानुभाव मिल गए और उन्होंने बोला कि उनका मिड कैप पोर्टफोलियो एकदम से साफ हो गया अचानक से। और मैंने कहा सर संभल तो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब बोलते हैं वो ठीक भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा वाकई यार बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा, क्योंकि ना बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट जिसकी भी हो रही हो वो बोल रहा होगा यार मैंने किया क्या 2024 से लेकर अब तक, ना ही करते हट ही जाते स्टॉक मार्केट में से। मिड कैप स्टॉक्स में तो सफाई हो रखी है बहुत बुरी तरीके से, अच्छे बुरे सब निपट गए। ये हो क्या रहा है स्टॉक मार्केट में? सो रजत देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो भी मेजर एक्शन हुआ है स्टॉक मार्केट में, वो बैंकिंग सेक्टर और लार्ज कैप्स में हुआ है। मिड कैप में बहुत लिमिटेड एक्शन हुआ है और स्मॉल कैप्स में तो वी आर फार फार अवे फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज। तो कहीं ना कहीं आपको, वाइल द हेडलाइंस तो ऐसी लग रही हैं कि हम लोग रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं और सब कुछ बहुत, स्टॉक मार्केट में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो बिल्कुल बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट्स लेके बैठा होगा, बट रियलिटी में सबके पोर्टफोलियोज में यूजली मिड कैप और स्मॉल कैप का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है एंड लार्ज कैप्स का कंपोनेंट यूजली कम होता है। दैट इज व्हाई इन्वेस्टर्स आर नॉट सीइंग द रिकॉर्ड गेन्स। बट जनरली हम लोगों ने रजत ये देखा है, यूजली जब मार्केट ऊपर जाता है तो इट इज द लार्ज कैप्स दैट लीड द रैली एंड दैट इज देयर आफ्टर फॉलोड बाय मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो जो जो क्लाइंट्स हैं आपके, जो दर्शक हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आई थिंक थोड़ा निराश मत होइए, तो थोड़ा समय दीजिए मार्केट्स को परफॉर्म करने का। उसके बाद जो है लार्ज कैप्स के बाद मिड और स्मॉल कैप्स में भी तेजी आनी चाहिए। ओनली थिंग इज कि मिड कैप और स्मॉल कैप in comparison to large caps were a little expensive and they remain expensive. So इस वजह से probably आपने थोड़ा गैप देखा है, but give it some time। रजत, मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, थोड़ा लंबा समय का नजरिया रखिए। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की एक पॉजिटिव बात ये बताऊंगा, उनका जो अर्निंग्स आ रही है वो इट इज मच बेटर देन लार्ज कैप्स। सो इवेंचुअली जो है ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स विल चेंज एंड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स would start looking more attractive. Have patience, लंबे समय का नजरिया रखिए, performance should come and your portfolio should do well. सर वो ना जैसे आपने बोला ना कि वो महंगे हो गए थे पहले मिड कैप्स और अभी महंगे नहीं है, ये बात समझ में ही नहीं आती। मतलब सच्ची कि जब चढ़ रहे होते हैं तो तूफानी चढ़ना शुरू हो जाते हैं, अच्छे बुरे सब ऊपर, स्विगी जोमैटो ये वो। और जब पहले वाला एक बुल रन था तो उसमें ये सब ऊपर थे, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स बहुत ही तगड़े गति से ऊपर जाने शुरू हो गए। अब सबने भर लिया उस समय रेलवे और डिफेंस, अब रेलवे डिफेंस चलने को नहीं आ रहा। अब आने वाला है बजट, अब बजट में भी सबको यही उम्मीद है कि रेलवे डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स चलेंगे। आप क्या मानते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, एग्जिट मिल जाएगा इतना इजीली जो 2024 के फंसे पड़े हैं? सो राजत, मेरे को आप देखिए तो अगर हम डिफेंस की बात करें तो पिछले एक साल में लगातार डिफेंस स्टॉक्स में एक्शन रहा है। अब आपका किसी इन्वेस्टर का टाइमिंग गलत हो गया और उसने तब इन्वेस्ट करना शुरू किया जब वो स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके थे, तो दैट इज हिज प्रोबेबली, उनको थोड़ा सा और स्टडी करके फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। मेरे को ये लगता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बजट, अपकमिंग बजट 26 में जो प्रेजेंट होगा वो इट वुड बी गेम चेंजिंग फॉर दीज स्टॉक्स, आई डोंट थिंक सो रजत, क्योंकि गवर्नमेंट ने हैवी लिफ्टिंग पहले ही कर रखी है सेक्टर्स में, both defense and railways. I still remain more optimistic on defense stocks rather than railways, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है रजत। बट डिफेंस इज अ परपेचुअल बिग रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया, कंसिडरिंग हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं चारों तरफ। तो मेरे को लगता है डिफेंस में स्टिल एक्शन होने की उम्मीद है। रेलवेज आई एम न्यूट्रल। तो आप इसलिए अगर कोई प्ले करना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए बजट में कि हम रेलवे स्टॉक को स्टैक कर लें या डिफेंस स्टॉक को स्टैक कर लें,
आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाएगा. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट एट वो दिस लोग पॉइंट. सुनेंगे ही नहीं, उन्होंने पता, उन्होंने देखा ही हुआ है कि बजट के दौरान यही चलता है, पीएसयू बास्केट चलती है, वो सब वही पूछेंगे। अगले 1 डेढ़ महीना यही सवाल आने वाला है, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, इनमें क्या करा जाए, और सब फंसे पड़े हैं 2024 के। इनफैक्ट रेलवे में तेजी बनी नहीं थी पिछले साल, पर फिर भी दिल में उम्मीद तो है। अच्छा, एक दुखद घटना, एचएएल शुक्रवार को दोपहर को दुबई एयर शो में उनका एक फाइटर जेट है तेजस, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और पायलट तो उसी समय वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अब जांच भी होगी ऑब्वियसली। एचएएल के स्टॉक पे आज कुछ रिएक्शन एक्सपेक्टेड है क्या? होएगा रजत, थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट तो क्रिएट होता ही है. एंड एच एल को तेजस से बहुत उम्मीद है. एंड बट आई डोंट थिंक इट वुड बी लॉन्ग लास्टिंग रजत. ये डेवलपमेंट स्टेज पे और कमर्शलाइजेशन स्टेज पे प्लेन्स आते हैं इस तरह के, हो जाते हैं. मतलब इवन द बेस्ट ऑफ द कंपनीज जो एरोस्पेस में काम करती हैं या इस तरह के, ये एक्सीडेंट्स आर पार्ट ऑफ नॉर्मल, ये हो जाता है. एंड बाय द वे, तेजस हैज गॉट एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड ओवर लास्ट मेनी इयर्स. So one incident does not change the long-term trajectory, but yes, सेंटिमेंटली एक दो दिन तक तो उसका इम्पैक्ट कुछ दिन तक रह सकता है, विच कुड बी अ माइनर. एंड बट ओवरऑल आई रिमेन पॉजिटिव ऑन इंडियन डिफेंस स्पेस इन पर्टिकुलर. और मेरे को लगता है, जहां तक आपने एक और बात बोली थी, पीएसयू सेक्टर इज, आई एम पॉजिटिव ऑन पीएसयू सेक्टर रजत, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. एक दो महीना, 3 महीना बजट आएगा जाएगा, फिर नेक्स्ट बजट आएगा, दैट इज नॉट माई पॉइंट. बट मेरे को लगता है पीएसयू सेक्टर में tailwinds हैं, specifically more on PSU banking space, which looks extremely good to me. And मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स वहाँ पे to create profits, to create bigger banks, और RBI being so proactive, I think PSU banking space looks extremely attractive. सर लास्ट क्वेश्चन, लार्ज कैप्स में आप क्या बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो अभी मार्केट में? रिलायंस ही दिखता है अभी तो, रिलायंस, एमएनएम, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो नए लेवल्स छूने की कोशिश कर। सो राजा देखिए, रिलायंस में भी जो पिछले कुछ समय में तेजी आई है, वो बहुत लंबे गैप के बाद आई है. देयर इज सम कैचअप दैट इज हैपनिंग. मेरे को लगता है कि द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इन द लार्ज कैप्स कुड बी बैंकिंग सेक्टर, विच इज, हालांकि वो इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइस, बट देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स इन दिस, इस पूरे पीरियड इसमें, जिसमें जिन्होंने अच्छा नहीं किया है. बट बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल इज लुकिंग एक्सेप्शनली गुड. सो मेरे को तो, अगर आप थोड़ा सा लंबा समय का नजरिया रख सकते हैं, 3 5 10 साल, बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव रजत. मेरे को एनबीएफसी भी बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पे अच्छी कंपनीज आप चुन के रखिए. आई थिंक बैंकिंग हो गया आपका. कंजम्पशन लुक्स एक्सट्रीमली गुड रजत, विद ऑल द एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में डाले हैं टुवर्ड्स कंजम्पशन बिल. आप देखेंगे आने वाले समय में उसका रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा. एंड कंजम्पशन एज अ सेक्टर शुड डू वेल, कंसिडरिंग कि उससे पहले कुछ समय से कंजम्पशन ने एक्चुअली कुछ खास किया नहीं है. तो आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन द गुड लार्ज कैप कंपनीज इन दिस, इन बोथ दीज सेक्टर्स. राइट सर। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से जिन भी स्टॉक्स पर सेक्टर्स पे बात हुई है? जी रजत, तो मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ. हम लोग कस्टमर्स को ऐसे कोई एडवाइस नहीं देते हैं जब तक हम उनका रिस्क प्रोफाइलिंग ना कर लें, हम उनका समझ ना लें एज एन इन्वेस्टर. देन ओनली वी डू असेट एलोकेशन बेसिस द रिस्क प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंगली एडवाइज देम ऑन द इन्वेस्टमेंट. सो मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जस्ट फेस वैल्यू पे ना लेके, अपने रिस्क को समझ के, अपना मार्केट को स्टडी करके उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए. हमने जो भी कुछ डिस्कस किया, हो सकता है कि हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में वो हो रखा हो, हमारी फैमिली या हमारे क्लाइंट्स ने भी किया हुआ होगा. सो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू रजत. तो गौरव गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ऐसे बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हो